अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का क्योंकि हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का। मेरे पास है बुक, पेज नंबर है 291। ठीक है, अगर आपके पास है बुक तो निकाल लीजिएगा। तो हमारे पास बेटा है, पहला क्वेश्चन है नेम द टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो करैक्टरिस्टिक्स बताना है, नाम बताने हैं उनके। तो पहली बेटा है जो करैक्टरिस्टिक्स है उसका लिखते हैं, द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। वो कहता है जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब कि आपने पेंडुलम को आप अपने दिमाग में लेके आए, तो पेंडुलम में बेटा हमने देखा हुआ है, जैसे यहाँ पर पेंडुलम आपको नज़र आता है, जैसे ये पेंडुलम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो एक फ़ोर्स होती है जो उसको अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है बेटा इसको सूडो फोर्स भी कहा जाता है। कोई भी फोर्स ये फोर्स का करैक्टर को परफॉर्म कर सकती है तो उसको हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो ये एक सूडो फोर्स है और इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब कि जितना जितना डिस्प्लेसमेंट उसका मीन पोजीशन से ज़्यादा होता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होती जाएगी। आप देखेंगे जैसे एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसको पकड़ के आप खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जितना ज़ोर से उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी मेन पोजीशन से वो उतनी ही तेज़ी के साथ वापस आने वाला है। ठीक हो गया। और बेटा दूसरा इसका देखें, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। वो एक्सेलरेशन जो होता है वो मेन पोजीशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन लिखी गई है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कहने का मकसद क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और नेगेटिव साइन का बेटा मतलब है कि वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही रहेगा, चाहे आप उसको लेफ़्ट एक्सट्रीम पर ले जाएँ चाहे उसको राइट एक्सट्रीम पर ले जाएँ। ठीक है, पहली करैक्टरिस्टिक्स इसकी ये है। दूसरी देखें बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन कंजर्व्ड। मतलब कि कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी बेटा उसमें क्या क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जैसे कि मेन पोजीशन पे है, मेन पोजीशन पे क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। इसलिए टोटल ओवरऑल क्या होती है, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। जैसे जैसे उसको एक्सट्रीम पर ले जाएंगे आप उसको खेल कर, तो एक्सट्रीम पर जाने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। कहीं भी दरमियान में आप चेक करें, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी लम्हे आप उसको चेक करें तो टोटल सम जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहती है, सेम रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये है हमारे पास इसकी दो प्रॉपर्टीज़, या सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे, करैक्टरिस्टिक्स कहेंगे। कि क्या होता है कि वो एक्सेलरेशन जो होता है डिस्प्लेसमेंट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरी बेटा टोटल एनर्जी क्या रहती है, उसमें कंजर्व रहती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास देखें, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है जो फ्रीक्वेंसी है। आई रिपीट, जो फ्रीक्वेंसी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, क्या वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है या नहीं, हमने ये बताना है। नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर। कहता है वो ऑसिलेटर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि ऑसिलेशन, तो ऑसिलेटर की ऑसिलेशन पर डिपेंड नहीं करती। एक्सप्लेनेशन आप फार्मूला दिख रहा है आपको, F इज इक्वल टू 1/2 पाई K/M। ये है हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी। और दूसरा कौन सा बेटा हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/2 पाई √G/L। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है सिंपल पेंडुलम की। तो यहाँ पर दोनों में देखें, फ्रीक्वेंसी में कहीं भी आपको ए नज़र नहीं आ रहा, तो जब ए ही नहीं है तो वो उस पर डिपेंड भी नहीं कर रही। तो इससे हमें ये नतीजा, हम इस नतीजे पर आ गए, द अबव एक्सप्रेशन शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती बल्कि वो के पर, एम पर, जी पर, एल पर डिपेंड करती है, ना कि कहीं भी हमें वो ए नज़र नहीं आता। अगर वो सिंपल स्प्रिंग बैलेंस है
तब क्या होगा, वो के और एम पर डिपेंड करेगी। अगर सिंपल पेंडुलम है तब वो जी और एल पर डिपेंड करेगी। मगर एम्पलीट्यूड का कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा एम्पलीट्यूड लिखा हुआ फार्मूले में, इसलिए उस पर वो डिपेंड ही नहीं करेगी दोनों केस में। अच्छा, इट ओनली डिपेंड ऑन इट्स मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, वो उसके मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पर असरअंदाज होती है। जो उसने बेटा पहले वाले का बताया, दूसरे वाले का मैं बता देता हूँ। वो जी और एल पर फ्री सिंपल पेंडुलम पर क्या होती है, वो जी और एल पर डिपेंड करेगी। अच्छा, ए एम्पलीट्यूड पर नहीं करेगी। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, कैन वी रियलाइज़, क्या हम रियलाइज़ कर सकते हैं, फ़र्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड आइडियल सिंपल पेंडुलम, क्या हम सिंपल पेंडुलम को रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं सिंपल आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल का बेटा मतलब होता है कि जो ऐसा पेंडुलम जो कि ख्याली हो, मतलब कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से कुछ खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम उसको आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते हैं। उनके पास कौन कौन सी खूबियाँ हैं हम, या फिर प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। अगर वो करैक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाती हैं तो दुनिया में, तो हम सिंपल पेंडुलम को रियलाइज़ कर सकते हैं। अगर वो हमें दुनिया में नहीं मिलती तो हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। देखें, नो वी कैन नॉट रियलाइज़ एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, हम सिंपल पेंडुलम को रियलाइज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम शुड कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर पाई क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पहले अ हैवी बट स्मॉल मेटेलिक बॉब, उसके पास क्या हो, हैवी बहुत भारी हो, मेटेलिक बॉब हो मतलब कि छोटा सा बॉब हो, मतलब कि जैसे वो आपको देखा पेंडुलम में नीचे से वो बॉब होता है, छोटी सी गेंद होती है, तो वो कहता है कि वो बहुत ही छोटा हो, जैसे कि पॉइंट मास हो, इतना हो जैसे कि पॉइंट लगा हुआ हो किसी पर, कि पॉइंट का मतलब नुक्ता लगा हो, इतना छोटा हो, मतलब वज़न बहुत भारी हो। मतलब ऐसा दुनिया में कोई होता है नहीं कि पॉइंट जितना हो और वज़न बहुत ज़्यादा हो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास इसका, सस्पेंडेड फ्रॉम ए फ्रिक्शनलेस रिजिड स्पोर्ट, और जहाँ से उसको लटकाया गया है, आपको पता है बॉब को धागे के साथ या स्ट्रिंग के साथ किसी स्पोर्ट से लटकाया जाता है तभी तो वो आगे पीछे वाइब्रेट करता है। तो अगर बेटा हमारे पास देखें तो ऐसा हमारे पास कभी भी नहीं होगा कि उसको किसी चीज़ के साथ लटकाया जाए और उसके साथ फ्रिक्शन लेस हो। आपने देखा होगा कभी किसी भी पिंग को या फिर किसी भी जो हम पिंग जोड़ते हैं ना अक्सर का, तो उसमें बेटा देखा होता कि जब भी वो पिंग चलती है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है ची 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 की, जिसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन हो रही है। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती जहाँ पर वो मूव करे और फ्रिक्शन पैदा ना हो। तो ये भी हम इम्पॉसिबल सी कंडीशन तीसरी देते हैं। बट बाय मीन ऑफ अ लॉन्ग, लंबी हो, वेटलेस हो, उसका वज़न ना हो, एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है बेटा कि वो लंबी ना हो, जब खींचे ना, उसकी लेंथ में इजाफा ना हो, मतलब कि एक ऐसा धागा या फिर ऐसा स्ट्रिंग रस्सी जिसमें क्या हो, वो लंबी भी हो और उसका वज़न भी ना हो और वो उसकी लेंथ में इजाफा भी ना हो। जब हम उसको पकड़ के खींचें, स्ट्रेच करें, जैसे रबड़ को पकड़ के स्ट्रेच करते वो फैल जाती है तो वो फैले भी ना। मगर बेटा ऐसा दुनिया में कोई रस्सी नहीं है जिसको पकड़ के आप खींचे उसमें थोड़ी सी भी एक्सटेंशन ना आए, तो वो लाजमी सब में आ जाती है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसा भी नहीं होता। चौथा पॉइंट है देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, कि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ही ना हो, मतलब कि वहाँ पर हवा ही ना हो। तो बेटा मतलब कि खला में एक्सपेरिमेंट करना है, तो अगर बेटा खला में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पेंडुलम को एक दफ़ा छोड़ दिया जाएगा ऐसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाएंगी, तो इसका मतलब ऐसा पेंडुलम बनता है ये सारी प्रॉपर्टीज़ के मिला के कि एक ऐसा पेंडुलम हमारी जहन में आता है कि जो कि इसको एक दफ़ा हम हिला के छोड़ दें वो क़यामत तक चलता ही रहेगा, क्योंकि उसको कोई फ्रिक्शन की फोर्स ज़ाया ही नहीं हो रही। सारी की सारी जो उसकी एनर्जी हमने इसको इनपुट के तौर पर दी है, वो सारी की सारी एनर्जी को आउटपुट के तौर पर क़यामत तक चलाता रहेगा, एनर्जी लूज़ ही नहीं होगी। तो ऐसा बेटा हमने दुनिया में कहीं भी पेंडुलम नहीं देखा जो कि क़यामत तक चलता रहे, मतलब कि ऐसा तो होता ही नहीं। दिस कंडीशन आर इम्पॉसिबल टू अटेन इन नेचर, ये कुदरत में हम नहीं पा सकते इसको, या फिर हम इसको महसूस नहीं करते। सो आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी रियलाइज, तो हम उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। आगे है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन आ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ़ इट्स एम्पलीट्यूड ए। कहता है टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है एक सिंपल पेंडुलम, वो हमारे पास आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से मेन पोजीशन से अगर हम स्टार्ट करें, इसको लेके जाएँ हम राइट की तरफ, बेटा राइट की तरफ अगर हम इसको लेके जाएं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसको ऐसे लेके जाएं, फिर वापस लेके आएं, फिर लेके जाएं, फिर वापस लेके आएं। तो बेटा इसमें देखिए हमारे पास
अगर आप इसको देखें ज़रा, मैं फिर से बनाता हूँ। पहले देखो उसने कहा है कि पहले सिंपल पेंडुलम को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ तक लेके जाना है। एक मिनट, यहाँ से पकड़े और यहाँ पर ले जाएं। ये हो गया इसका 1 एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बेटा वही होता है जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो कहता है कि जब एक एम्पलीट्यूड को एक 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, ऊपर में क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि जब 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो उसमें बेटा क्या होता है कि एक पेंडुलम जहाँ से शुरू हुआ था वापस वहीं पर आके रुकेगा। तो इसका मतलब है तो बताना है कि उसने कितनी एम्पलीट्यूड यानी कि कितने डिस्टेंस कवर किए। तो बेटा हमारे पास देखिए पहला तो ये हमारे पास हो गया, देखते हैं ये पहला जाने का, पहला हमारे पास है जाने का, फिर वापस आने का, फिर जाने का, फिर वापस आने का। तो हमने 4 देखे, 4 एम्पलीट्यूड गए। जैसे फिर से देखते हैं हमारे पास फर्स्ट, पहला देखते हैं हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसने 4 एम्पलीट्यूड मुकम्मल किए हैं। तो हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हमारे पास। तो देखा फिर से पढ़ लेते हैं, आपको समझ नहीं है। द व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड, या टाइम किसके बराबर है, टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड बेटा उसी को कहा जाता है जो 1 कंप्लीट वाइब्रेशन या 1 कंप्लीट रोटेशन में वो जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। मतलब कि एक पूरी वाइब्रेशन आपने लेनी है, मतलब कि यहाँ से शुरू होगा स्टार्टिंग में वापस वहीं पर आके रुके। इफ़ इट्स एम्पलीट्यूड इज़ ए, अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है बेटा तो हमने देखा था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इट्स टाइम पीरियड इज़, वो होगा 4a, वेयर ए इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। द टाइम पीरियड इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1a, 1 2 3 4 4a बनते हैं, इज़ इक्वल टू 4a। तो हमने ये देखा कि वो 4a उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। अगला बेटा क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपन टू द सिंपल पेंडुलम ऑफ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल। अगर हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है बिल्कुल इसी तरह, अगर उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल, पहले इतनी थी फिर इतनी कर दी, मतलब कि इतना कर दिया, ऐसे ऐसे डबल पेंडुलम की लेंथ डबल कर दी है। जब लेंथ हमने उसकी डबल की है तो बताना है कि तब उसके टाइम पीरियड पर क्या असर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आता है। और व्हाट हैपन इफ़ द सस्पेंडेड मास इज़ डबल, और तब क्या होगा जब उसका मास को क्या करेंगे, हम डबल करेंगे। पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट में देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 पाई, इस हमारे टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई L ओवर G का अंडर रूट। और अगर मैं कहता हूँ वेयर लेंथ इज़ L इज़ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, G इज़ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहाँ पर L क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब जो ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स के साथ, वो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इफ़ लेंथ इज़ डबल, क्या करें, लेंथ को डबल कर दे, L की जगह पर क्या पुट करें, 2L पुट करें, या 2L पुट करके 2 का अंडर रूट को बाहर कॉमन ले लें, और L ओवर G हमें पता है ऊपर इक्वेशन में वो T के बराबर होता है, यहाँ से T आ गया, अंडर रूट 2 किसके बराबर 1.41। तो कहने का मकसद क्या है कि उसके टाइम पीरियड में 1.41 टाइम्स क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। सो इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल देन इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1.41 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। आगे बेटा दूसरा पार्ट था इसका, इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल, और उसका मास क्या कर दिया, डबल कर दिया जाए, देन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। तो एंड टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर बेटा वो कह रहा है कि अगर पहले तो हमने लेंथ डबल की, जब लेंथ डबल की तो उसके टाइम पीरियड में इजाफा हो गया। कितना इजाफा हुआ था, 1.41 का। मगर जब उसका मास में इजाफा करेंगे तब क्या कोई असर पड़ता है, उसने कहा नहीं पड़ेगा। क्यों, फार्मूले में देखिए बेटा हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। यहाँ पर मास का कहीं जिक्र ही नहीं है, जब वो मास पर डिपेंड ही नहीं करता, तो चाहे मास 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, तो हमें कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो 2 गुना जितना मर्जी हो जाए, वो उस पर जब डिपेंड ही नहीं करता तो उससे वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो उस पर असर भी नहीं करेगा। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्या जो सिंपल हार्मोनिक का एक्सेलरेशन होता है, वो अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि उसने यहाँ पर हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर ही ले लिया, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर वो है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन एवर भी कांस्टेंट, और या फिर कांस्टेंट रहता है, या फिर कह सकता है कि इस मोशन इज़ एक्सेलरेशन
डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन कांस्टेंट या फिर वो ज़ीरो हो जाता है। एक्सप्लेन। नो बेटा, उसका एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ना तो वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा ना ही वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेंडुलम जब ज़ीरो पर है, कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, तो इस जगह पर बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अच्छा बेटा, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6 का, डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट, क्या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग इट्स मोशन में, एंड एक्सेलरेशन एवर भी ज़ीरो या फिर वो ज़ीरो हो जाता है। नो एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, वो ज़ीरो नहीं, वो कांस्टेंट नहीं रहता, ना ही वो ज़ीरो। द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, उसका फार्मूला बेटा ये होता है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब सिंपल पेंडुलम में हम स्प्रिंग को आगे पीछे करते हैं तो हार्मोनिक स्प्रिंग बैलेंस में, तो उसमें स्प्रिंग बैलेंस तो नहीं कहेंगे, सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम कहेंगे। उसमें बेटा जब मास को हम आगे पीछे करते हैं तो उसमें बेटा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आता है, डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आएगा तो एक्सेलरेशन में भी फ़र्क आएगा। तो कभी भी अगर जब डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहती तो एक्सेलरेशन भी सेम नहीं रह सकता। दिस मीन दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजीशन, वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है। एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पर क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, एंड एक्सेलरेशन बिकम मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में बेटा क्या होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि जब बॉडी को डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तब जाकर क्या होता है, हमारे पास उसकी जो होती है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा इतने काफ़ी हमने आधे शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, यही आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।